हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरती गांगयान। आप सभी के लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आई हूं मैं। आज फिर हम एक अच्छी क्लासेस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं और आप सभी का स्वागत करती हूँ CSP कोचिंग में, जिसका आप सभी का मुझे बहुत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। टॉपिक है हमारा संज्ञा। हमने वर्णमाला करा दी है, वर्णमाला के हर टॉपिक करा दिया है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जो भी हमारी वीडियो डलेगी हमारे चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलते हैं हम अपनी संज्ञा। अब टॉपिक है हमारा आज का संज्ञा हिंदी की क्लास में। ठीक है, तो हम जो टॉपिक है हमारा संज्ञा, अब इस टॉपिक जो है संज्ञा, ठीक, तो हम जान लेते हैं इस संज्ञा के बारे में। ठीक है, इस संज्ञा को हम जान लेते हैं कि संज्ञा किसका टॉपिक, किस पार्ट का टॉपिक है। ठीक, तो ये संज्ञा जो टॉपिक है पद का। ठीक, पद, ये है पद का भाग। ठीक है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि संज्ञा कौन से उसमें से आया है, कौन से मतलब पार्ट में से टॉपिक निकल कर आया है संज्ञा। ठीक है ना, तो हम जो हमारी संज्ञा है वो टॉपिक निकल कर आया है पद से। ठीक, अब पद जान लेते हैं, पद किसे बोलते हैं। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ एक शब्द शुभम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक शब्द है। लेकिन अब इस शब्द को हम पद कैसे बनाएंगे। शुभम पिज्जा खाता है, शुभम पिज्जा खाता है, ये हो गया हमारा पूरा वाक्य। वाक्य को क्या बोलते हैं, पद। वाक्य को हम क्या बोलते हैं, पद। ठीक है, पद हमारा क्या है, शुभम। अब जो शुभम नाम के होंगे वो पिज्जा खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, शुभम हमारा क्या है, पद। अब पद है शुभम, तो हमें इस पद के भेद जानने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब भी तो पता कर सकते हैं ना कि शुभम पद है, तो शुभम क्या हो गया, कौन सा है, कर्ता, संज्ञा कर्ता। क्योंकि शुभम यहाँ पर कौन है, कर्ता है। शुभम ही तो पिज्जा खा रहा है ना, शुभम पिज्जा खा रहा है, तो क्या हुआ, शुभम कर्ता हुआ, संज्ञा कर्ता है। ठीक, पद, पद हो गया ये पूरा जिसे हम वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब देख लेते हैं हम पद के भेद। पद के भेद, क्योंकि अब हमने सिर्फ पद को जाना कि पद क्या होता है। ठीक है, अब हमें जानना है कि संज्ञा कहाँ से आया है, किसका टॉपिक है, किसका पार्ट है। तो हम जानेंगे पहले पद। पद के दो भाग होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। इसे हम
अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं। और अब विकारी को जान लेते हैं हम। विकारी जो हमारे भेद है, विकारी के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 4 पार्ट है इसका, क्रिया। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो पद के भेद हैं उसमें से ही विकारी का जो पार्ट है वो है संज्ञा। ठीक, पद के 2 भेद हैं और उस एक भेद के पार्ट है हमारा संज्ञा, जो आज का टॉपिक है संज्ञा। ठीक, तो इस संज्ञा को हमने जाना कि ये विकारी है। अब विकारी और अविकारी में देख लेते हैं। इनका भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना कि विकारी अविकारी होते क्या हैं। तो विकारी जो होते हैं वो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। ठीक, और अविकारी जो होते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर संज्ञा हमारे ये सब परिवर्तनशील है। अब परिवर्तन हम बोल रहे हैं तो एक शब्द ले लेते हैं हम, जिससे हम विकारी को बताते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए। तो विकारी का जो एक शब्द ले लिया हमने यहाँ पर, लड़का। ठीक है, और इधर ले लेते हैं हम उधर। ठीक है, तो लड़के का हम परिवर्तन कर सकते हैं, लड़का लड़के, लेकिन क्या हम इधर का उधर कर देंगे, उधरों कर देंगे? नहीं ना। तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता है और ये परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए इनको विकारी बोलते हैं। और अविकारी के मैंने अभी पार्ट नहीं बताए, वो भी बताऊंगी, अभी गैप है यहाँ पर, कम है इसलिए। तो अविकारी हमारे परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आज का टॉपिक जो हमारा संज्ञा, पहला आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका अविकारी का बताती हूँ, वो छूट जाएगा फिर आपका। ये तो हो गया हमारा। अब इसके ले लेते हैं। क्रिया विशेषण, एक तो हो गया इसका क्रिया विशेषण। ठीक है, दूसरा है इसका संबंध बोधक। ठीक, जो हमारी बुकों में मिलते हैं, हमें अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग मिलते हैं, वो यही पार्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है, और तीसरा हम ले लेते हैं इसका, उधर गैप नहीं है, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, थर्ड में यहाँ पे लिख देती हूँ इसका। ठीक है, फोर्थ ये हो गया, और थर्ड ये हो गया, फोर्थ भी हम इसका लिखते हैं। ये हो गए हमारे अविकारी के पार्ट्स 4। ठीक है, 4 हमारे हो गए थे विकारी के। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा
संज्ञा। संज्ञा का हम देख लेते हैं शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं संज्ञा का। सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा। हम बोलते हैं इसको संज्ञा, ज्ञा, गे और ये, और यहाँ लिखे जाता है इसको ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि बोले कुछ जाते हैं और लिखे कुछ जाते हैं। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में भी होते हैं कि कुछ जो वर्ड होते हैं वो साइलेंट होते हैं और कुछ साइलेंट नहीं होते हैं। लेकिन साइलेंट जो वर्ड होते हैं उसे नहीं बोलते हैं, उसको लिखते वक्त हम साइलेंट लिखते। अगर मैं लिखूँ यहाँ, हम इसे लिखेंगे ऐसे और हम इसमें एल को साइलेंट रखते हैं। ठीक ऐसे ही प्रकार हम हिंदी में भी करते हैं कि कुछ जो वर्ण हैं वो साइलेंट रहते हैं और कुछ वर्ण वो चेंज कर कर बोले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ। अब हमने इसका संधि विच्छेद किया। ठीक, वर्ण विच्छेद समझ लीजिए या संधि विच्छेद कर लीजिए आप। इसका किया। जो शाब्दिक अर्थ है इसका, शाब्दिक अर्थ है इसका इसका जो शाब्दिक अर्थ बहुत इजी है कि ज्ञान देने वाला या ज्ञान कराने वाला या फिर इसका नाम। आप ध्यान रखिए बस इसका एक नाम। वैसे तो इसका काफ़ी, अगर मैं निकाल के दूँ आपको तो अलग अलग शाब्दिक अर्थ निकलते हैं, लेकिन बस एक ध्यान रखना है नाम। बहुत ही इजी है नाम। ठीक है, ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। नाम। अब देख लेते हैं हम इसकी परिभाषा, क्योंकि शाब्दिक अर्थ होने के बाद हमें परिभाषा पता होगी, जब भी अच्छे से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन इसके। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें उदाहरण भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ आ जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि हमें परिभाषा समझ नहीं आती लेकिन उदाहरण से हमें समझ आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसकी देख लेते हैं परिभाषा। इसकी एक बार परिभाषा पे नज़र डाल लेते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति। अब यहाँ व्यक्ति का क्या रोल है भाई, समझ में नहीं आया। वस्तु का क्या रोल है, ऐसे स्थान का क्या रोल है, और किसी के गुण का क्या रोल है। तो ये हम इस डेफिनेशन से ही निकालेंगे कि इनका क्या रोल है। ठीक, अब हमने यहाँ पर बताया था संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। और वहाँ मैंने बताया था कि जब हम विकारी में गए थे, पदों के भेद में गए विकारी, तो यहाँ बोला गया था कि परिवर्तनशील
परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील। तो सेम यही डेफिनेशन बोलती है कि परिवर्तनशील, ठीक, कि जहाँ एक वस्तु या स्थान या व्यक्ति सबका क्या है, परिवर्तनशील भी है, और सबके क्या है, सबको, तीनों को, चारों को मिलाकर दिया गया जाए तो नाम। ठीक है, क्या है, नाम। अगर हम किसी व्यक्ति को आवाज लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे भैया, तो उसका नाम होगा कुछ, या फिर हम उसे कहेंगे सुनो सुनो या सुनना जरा इधर। अब इतने सारे वहाँ पर हैं तो कौन से सुनेंगे, क्या पता कि वहाँ 4-5 हैं ऐसे, ये 5 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं। अब हमें इसको बुलाना है तो हम ये कहेंगे सुनो सुनो सुनो। अब वो चारों पांचों सोचेंगे हमें बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या है, नाम। और नाम किसका शाब्दिक करता है, हमारा संज्ञा का। तो डिनोट क्या करता है, संज्ञा पे। तो ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति का भी नाम है। जब हम, उसका नाम है शुभम, तो हम 5 इन व्यक्तियों में से अगर मैं 5 जनों को ले लूं, यहाँ पर आपको एक उदाहरण के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। मैंने यहाँ ले लिए, इसका नाम हो गया सचिन, इसका नाम हो गया शुभम, इसका नाम हो गया सोनू, इसका नाम हो गया विवेक, और इस 5वें बंदे का नाम हम रख लेते हैं, चलो कुछ भी। इसका नाम हो गया शिव कुमार। ठीक है, इन 5 के जो नाम हैं, मैंने इन 5 जनों के, 5 जो व्यक्ति है इनके नाम लिए हैं। ठीक है, नाम रखे हैं। तो अब मुझे इसमें अगर शुभम को आवाज लगानी है, ये एक समूह साथ खड़ा है, 5 के 5, तो मुझे इसका नाम पता है। नाम क्या है इस व्यक्ति का, शुभम। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, शुभम से आवाज़ लगाऊंगी तो तुरंत कौन आएगा मेरे पास, शुभम ही आएगा। ये चारों में से कोई मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यक्ति है, और व्यक्ति का क्या है, नाम। ठीक, ऐसे ही अगर मैं यहाँ सोनू को आवाज़ लगाऊं तो शुभम भी नहीं आएगा और ये सोनू ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्या होता है, जो हमारे यहाँ परिभाषा में दिया है व्यक्ति, तो इस व्यक्ति का क्या है, नाम। ऐसे ही हम इस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। अब समझते हैं हम वस्तु। वस्तु भी ऐसे ही ले लूं मैं उदाहरण से। अब मैंने ये लिए हैं 4 स्थान। ठीक है, एक तो लिया है मैंने मुजफ्फरनगर, एक लिया है मैंने मेरठ, एक लिया है मैंने रुड़की, और एक लिया है मैंने हरिद्वार। ठीक है, अब मुझे यहाँ देखना है स्थान। स्थान का देखना है मुझे कि जब मुझे पता होगा कि उस स्थान का नाम मुजफ्फरनगर है या मेरठ है, तो मैं मेरठ के लिए क्या करूँगी कि उस स्थान का जो नाम है वो है मेरठ। मुझे जाना कहाँ है, मेरठ। ठीक, तो मेरठ के लिए मैं बस वगैरह जो भी है सुविधाएं करूँगी, और उस सामने वाले बंदे को भी ये बोलूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, मेरठ। जब उसे भी पता होगा मेरठ नाम, तो क्या करेगा, यहाँ पर मेरठ ही ले जाकर छोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही होते हैं स्थान। ठीक, यहाँ सिर्फ संज्ञा समझा रही हूँ मैं इनके उदाहरणों के अकॉर्डिंग, तो अच्छे से समझें। अब लेते हैं
हमारे यहाँ पर आता है वस्तु। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम कि 4 वस्तुएं हमारे पास, 4 वस्तुएं हैं और हमें क्या चाहिए इसमें, बैठने के लिए कुर्सी। अब कुर्सी है, हमें पता है कि कुर्सी है, इसका नाम है। अब मैं कुर्सी की जगह अगर स्टूल रख दूं, लेकिन हमें क्या चाहिए, कुर्सी, तो हम नाम से ही पुकारेंगे ना, कुर्सी दे दीजिए हमें बैठने के लिए। ठीक है, वो देने लगे स्टूल तो हम कहेंगे नहीं हमें तो कुर्सी ही चाहिए, हमें कुर्सी की डिमांड है हमारी, स्टूल की नहीं है। ऐसे ही हमें पेन चाहिए, किसी दुकान पर जाते हैं हम, वहाँ बोलते हैं कि बॉल का पेन दे दीजिए, जेल का पेन दे दीजिए। अगर हम उसे उस पेन का नाम नहीं बताएंगे कि हमें जेल का पेन दे दीजिए, ठीक, तो हमें क्या नहीं बताएंगे तो क्या होगा, फिर हमें बॉल का पेन दे देगा, है ना, क्योंकि पेंसिल को भी पेन भी बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखना, पेंसिल को भी पेन बोलते हैं, लेकिन वो कैसे बोलते हैं कि पेंसिल पेन दे दीजिए। ठीक, तो इसी तरह से ये फॉलो होता है वस्तु पे। ठीक है, भेद, परिभाषा के भेद, संज्ञा के भेद, सॉरी, संज्ञा की परिभाषा जो मैं रफ कर रही हूँ वहीं से फिर संज्ञा के भेद। अब यहाँ आता है टॉपिक संज्ञा के भेद। ठीक है, अब जो संज्ञा के भेद है वो है, पहले हम देख लेते हैं किस किस पर आधारित है। ठीक, एक तो है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है हमारे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन करने वाला आ गया यहाँ पर कि जो संज्ञा के भेद है उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर संज्ञा के आधार पर भेद। तो एक है हमारे उत्पत्ति के आधार पर भेद और दूसरा है हमारे अर्थ के आधार पर। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं 3 और जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, अब ये 3 कौन कौन से होते हैं और 5 कौन कौन से होते हैं वो अब हम देख लेते हैं।
अब देख लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के जो आधार पर संज्ञा के भेद है वो है 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जो अर्थ के आधार पर है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यमानवाचक और समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो ये हो गए इसमें 5 और ये हो गए 3। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये 5 हैं ये आते हैं इंग्लिश में। जो ये अर्थ के आधार पर होते हैं वो आते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो हिंदी में आते हैं वो आते हैं 3। ठीक, ये वाले उत्पत्ति के आधार पर जो ये 2 हैं ये हिंदी में भी आते हैं, बट ये कैसे आते हैं कि जो हमारे जाति वाला है, जाति वाला जो हमारा भेद है उसके अंतर्गत आते हैं। ये जो जाति वाला भेद है वो इसके अंतर्गत ये दोनों भेद हमारे आते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इन्हें पहले भेद को, जातिवाचक भेद से। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। अगर हिंदी में क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा के अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक, अगर वहां दे दे उत्पत्ति के आधार पर तो आपको 3 लगाने हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि वो इंग्लिश में आते हैं, वो हिंदी में भी आते हैं, लेकिन वो जातिवाचक के अंतर्गत देते हैं, इसलिए उत्पत्ति वाले हिंदी में पढ़ाए जाते हैं। और अगर इन्हें इंग्लिश में पढ़े तो आप अलग अलग पार्ट के सिचुएशन से आप इन्हें पढ़ोगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं संज्ञा के भेद का। पहला है जो है हमारे पास व्यक्तिवाचक। हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक से, तो हम इसकी देख लेते हैं पहले परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यही मैंने क्या सुनाया था आपको, उदाहरण के हिसाब से मैंने आपको व्यक्ति की जो व्यक्ति परिभाषा थी संज्ञा की, हमारे उसमें व्यक्ति की अलग अलग से बताया था, तो उसकी परिभाषा लिख देती हूँ मैं व्यक्ति की, या मैंने बोल दिया, आप नोट कर लेना। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसका, जैसे यह है इसका उदाहरण। यहाँ आप चाहे स्थान भी ले लीजिए, आगरा ले लो, दिल्ली ले लो। ठीक है, यह है इसका उदाहरण। ठीक, अब जातिवाचक में जो बोला गया है कि जिसका भी वस्तु या स्थान का नाम कोई व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब समझे कि शुभम है तो इसका नाम है, ये कौन है भाई, शुभम लड़का है, और ये कौन है, व्यक्तिवाचक में आता है। तो जब इस व्यक्ति का नाम शुभम है तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब ऐसे ही हम
चलते हैं दिल्ली। दिल्ली एक स्थान है और दिल्ली जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली है। अब दिल्ली क्या है? नाम है भाई। तो इसी तरह से इस व्यक्तिवाचक की परिभाषा आपको बहुत ही इजी में पता चल गई। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे भेद हमारा जो है जातिवाचक। जातिवाचक की जो परिभाषा है मैं उसे बोल रही हूँ, जहाँ पर किसी विशेष समूह आदि का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जाति से आपको वैसे भी समझ में आ रहा है, जाति से आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि, और उसकी परिभाषा में बोल दिया गया है कि जहाँ किसी विशेष समूह आदि का बोध होता है, समूह का बोध हो रहा है। अब भाई मैंने यहाँ ले लूँ उदाहरण में कि यहाँ 5-6 लड़के खड़े हैं और वो पुलिस की ड्रेस पहन के खड़े हैं, वो पुलिस की ड्रेस खड़े हैं पहने हुए। अब वो पुलिस की ड्रेस है तो जाहिर सी बात है उनकी पहचान है, पुलिस की जो यूनिफॉर्म है उनकी पहचान है। तो अब हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि वो आम जनता है, भाई पब्लिक है, ये नहीं बोल सकते। तो अब उन्हें क्या कहेंगे? और वो एक समूह बनाए खड़े हैं, वो जो पुलिस वाले हैं वो समूह बनाए खड़े हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पुलिस वालों का समूह। क्या कहेंगे? पुलिस वालों का समूह। क्योंकि जो हमारी जातिवाचक में आया है विशेष समूह आदि का बोध होता है, किसमें? जातिवाचक में। जातिवाचक में किसका होता है? विशेष समूह का। तो जब यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं तो उसको क्या कहेंगे? बहुत सारे खड़े हैं, 5-6 मान लीजिए समूह अकॉर्डिंग, तो सेम हम क्या कहेंगे? पुलिस का जो समूह खड़ा है, भाई सामने मत जाना, बाइक पकड़ लेंगे, पुलिस का समूह खड़ा है वहाँ पर, तो क्या हो गया? वो जातिवाचक। अब जातिवाचक हम कैसे समझेंगे? कि जहाँ समूह होगा, चाहे हम हाथी को कह दें, क्योंकि हाथी भी क्या है? एक समूह का हिस्सा होता है। लोमड़ी हो गई, वो भी एक समूह का हिस्सा होता है। अगर हम बोले फल, अब फल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है? फल भी कोई आम यहाँ पर रखा है, कोई केला, सेब, अंगूर, ये सब एक ही टोकरी में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? समूह। तो क्या होगा? ये एक जाति है। क्या जाति है उनकी? फल है, वो फल उनकी जाति है। ऐसे ही पुलिस वालों की, पुलिस उनकी जाति है। ठीक, जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही किसी जानवरों में चले जाओ, किसी भी जानवर को ले लो, शेर, हाथी, घोड़े, कुछ भी ले लो, तो सब क्या है? वो जानवर है। जानवर है तो जानवरों की क्या है? जाति। अब आप अलग अलग हाथी हैं, अलग अलग हाथी होते हैं, सफ़ेद अलग अलग कलर के हाथी होते हैं, लेकिन क्या उनकी जाति तो रहेगी हाथी ना, इसलिए तो वो हो गया जाति। अब समझते हैं हम तीसरा भेद, भाववाचक। हम तीसरा भेद बाद में समझेंगे, पहले हम जो उत्पत्ति के आधार पर समझ रहे हैं वो समझेंगे। जातिवाचक में जो हमारे आते हैं, 2 आते हैं। एक आता है द्रव्यमान वाचक और दूसरा आता है समूहवाचक। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं द्रव्यमान वाचक। द्रव्यमान की जो परिभाषा है, किसी पदार्थ ये पहले हम समझते हैं द्रव्य का। द्रव्य आपको क्या समझाते हैं? द्रव्य आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अपना, द्रव्य, गैस, ये सब पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पर द्रव्य की बात चल रही है,
ठोस, ये तीनों चीज़ आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो किसी पदार्थ, इसकी परिभाषा बोल रही हूँ मैं, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या तो आप द्रव्यवाचक बोल लीजिए या द्रव्यमान वाचक भी से बोल सकते हैं। तो द्रव्य, जब जो द्रव्य का होता है हमारे, सोना चांदी, यही तो होते हैं भाई। द्रव्यवाचक जो हमारे होते हैं, उदाहरण में आता है द्रव्यवाचक हमारे सोना चांदी। ऐसे तो काफ़ी हैं, लेकिन मैंने 2 का ही नाम लिया है, सोना चांदी। ठीक है, ये हमारे हो गए द्रव्यवाचक। अब बात करते हैं हम यहाँ पर समूहवाचक की। अब बात करते हैं समूहवाचक की। समूहवाचक की जो परिभाषा है, हालांकि समूहवाचक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छा आपको जातिवाचक समझाया है, तो उसी में आप समझ जाए कि समूहवाचक क्या है। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगी। जिस शब्द से किसी समूह या समुदायों का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। अब समूह भी आप सोच लिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही समूह है। यहाँ पर 6 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया, समूह है। और अगर आप कंबल के वहाँ जा रहे हैं, 5-6 कंबल की दुकानें हैं एक गली में, तो वहाँ क्या होगा कि कंबल वाली गली, तो वो भी क्या है, एक समूह ही तो है, क्योंकि वहाँ सारे जो विक्रेता हैं वो सब कंबल के विक्रेता हैं। ठीक, ऐसे ही ये हमारा समूहवाचक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम संज्ञा के जो तीसरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा, भेद, भाववाचक। भाववाचक अब है हमारा जो संज्ञा का भेद है, थर्ड और लास्ट, भाववाचक। भाववाचक की जो परिभाषा है, किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, बुढ़ापा, सुंदरता, ठीक है, और क्रोध आदि। भाव, भावना, भावना समझते हैं आप सब, मैं तो बस वही है ये भावना या भाव, कि जब किसी व्यक्ति पर बुढ़ापा आ जाता है तो उसके भाव, उसके जो बुढ़ापे को क्या कहेंगे, भाववाचक। सुंदरता, वाह कितनी सुंदर लड़की जा रही है, हमारे जो मन से एकदम क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देखो देखो उसे कितना गुस्सा आ गया, ऐसे ही करता है ना, देखो देखो उसे कितना गुस्सा आ गया, तो हमारी क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रही है भाव, भावना उत्पन्न हो रही है। हम किसी को देखकर उसे पता कर रहे हैं और देखो कितना गुस्सा आ रहा है, तो क्या हो गए हमारे ये भाववाचक। ये उदाहरण हमारे किसके हैं, भाववाचक के। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे संज्ञा। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं संज्ञा के आधार पर। संज्ञा का टॉपिक तो होता है, लेकिन क्वेश्चनों में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने संज्ञा की जो डेफिनेशन है उसके भेद बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन हमें बट क्या होता है कि क्वेश्चन नहीं पता होता किस आधार पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, 5-6 क्वेश्चन है, उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं हम।
अब देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि संज्ञा के चैप्टर से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार आते हैं। ठीक है, एग्जाम में हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन देते हैं, वो 4 ऑप्शन देते हैं। तो आपको इसमें से सही आंसर कौन सा लगाना है वो देखना है। जब तैयारी होगी तो आंसर एकदम अच्छे से लगा देते हैं। 3 प्रकार की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है संज्ञा को? किस 4 ऑप्शन देंगे आपको। तो अब देखना है, इसमें गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, राम के नाम से नहीं जाना जाता, ना ही दिल्ली के नाम से। ठीक है, तो हमारे 3 को जो आंसर हैं वो गलत हो गए हैं और हमारा 4th आंसर सही है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन, व्याकरण में नाम शब्द कहलाता है। भाई किसका शाब्दिक अर्थ है ये? संज्ञा का। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा इसका? संज्ञा, क्योंकि जो हमारी संज्ञा है उसे ही हम किससे जानते हैं? नाम से। ठीक, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपका अच्छे से ध्यान रखना। हालांकि सभी मोस्ट क्वेश्चन हैं और बाकी भी आप देख लेना, बुक्स वगैरह से हेल्प ले लेना क्वेश्चनों की। तो आज के टॉपिक में यही था, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।